अध्याय 4 विद्युत धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी चैप्टर है ये। तो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ने से पूर्व पहले हम चालक, कुचालक यानी विद्युत रोधी और परावैद्युत पदार्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद विद्युत धारिता प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है चालक। इससे सब परिचित है, कोई खास बात नहीं है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर, ये सारे चालक हैं। और चांदी सर्वाधिक चालक है। ये जीके का प्रश्न भी है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक चालक कौन है? चांदी है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो विभवांतर लगाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगते हैं, जिससे आवेश का प्रवाह हो जाता है। तो ये इतना ज्ञान तो आपको चालकों में लेना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चाहो तो लिख दीजिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें चालक कहते हैं। ध्यान रखना है बेटा, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही धारा का चालन करते हैं। विभवांतर लगाने पर ये गति करने लगते हैं तो उसे ही आवेश प्रवाह कह देते हैं। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उदाहरण सभी धातु हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, विलयन, अम्ल, क्षार आदि, मनुष्य का शरीर, ये सब क्या है? चालक है। अब हमें ध्यान रखना है, यहां नोट में लिख लीजिए, नोट। चांदी विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। ये आपका जीके का प्रश्न हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। चांदी विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। नंबर 2, कुचालक या विद्युत रोधी। बिल्कुल चालक का उल्टा। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश गति नहीं करता है जिन पदार्थों में, उन्हें विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नगण्य होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब लगभग सभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक से बंधे रहते हैं, मुक्त नहीं होते। उदाहरण कांच, एवोनाइट, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी आदि सब पदार्थ कुचालक हैं, परावैद्युत हैं या विद्युत रोधी हैं। यानी एक और शब्द आया जिसका हमें इस पाठ में यानी चालक कुचालक का तो परिचय दिया है। मुख्य अध्ययन जो करना है वो परावैद्युत पदार्थ का करना है।
परावैद्युत पदार्थ क्या होती है वो आपको समझना है, उसके बाद हम विद्युत धारिता प्रारंभ करेंगे। तो इन कुचालक पदार्थों का दूसरा नाम ही परावैद्युत पदार्थ है, जिसे अब अपन अगला टॉपिक लेके पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम। बिल्कुल आपको यही समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। कुचालक यानी विद्युत रोधी पदार्थ का दूसरा नाम ही परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ का मतलब कुचालक पदार्थ, ज्यादा कुछ नहीं। आपको सीधा मोटी भाषा में ये समझिए क्या अंतर है, वो आपको परिभाषा से अभी के सब परावैद्युत पदार्थ और कुचालक में क्या अंतर है, फिर इनके अलग अलग नाम क्यों हैं, तो वो यहाँ स्पष्ट हो रहा है। देखो बेटा, कुचालक पदार्थ की परिभाषा थी वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते थे। अब इसमें एक शब्द और लग गया, ये तो परिभाषा है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शन करते हैं। विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो दूसरी भाषा में इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक परमाणु या अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी परमाणु अणु में तो पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जब पदार्थ में परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो वह परावैद्युत ध्रुवण की घटना कहलाएगी और ऐसे पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ ये परिभाषा ध्यान में रख लीजिए, इतना याद कर लीजिए कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तो उनमें से ही उदाहरण ले सकते हैं अपन, मोम, एवोनाइट, एवोनाइट हमने कुचालक में भी लिखा था, कागज, ठीक है कि नहीं, कांच, आदि परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है ना, तो कोई खास अंतर नहीं है। कैसे प्रदर्शन करेंगे ये विद्युत क्षेत्र का, कैसे प्रदर्शन करते हैं, कहने का अर्थ यह है, परमाणु संरचना को दोबारा देखिए। परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं जो चक्कर नहीं लगाते, अपने बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस पदार्थ के अंदर कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों का नाम तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और जो चक्कर लगाते हैं उनका नाम होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो इनमें पाए तो जाएंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन ही कुचालकों में और परावैद्युत पदार्थों में, लेकिन जैसे ही इस पदार्थ के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसका धनावेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का वितरण केंद्र परमाणु के अंदर ही अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे किसी पदार्थ के परमाणु को अपन प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। परमाणु में परावैद्युत पदार्थ में धनावेश ऋणावेश केंद्र, टोटल केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और पदार्थ में एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए तो ऐसे पदार्थों को अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यहां आप लिख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत। अब बेटा आपको समझना है कि ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के थे, ध्रुवीय परावैद्युत एवं अध्रुवीय परावैद्युत। अब हम लेते हैं ध्रुवीय परावैद्युत।
तो परिभाषा बन गई कि वे परावैद्युत पदार्थ, यानी परावैद्युत पदार्थों में से लेंगे, दो श्रेणियों में बांटा है। तो कौन से? कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनके या तो परमाणु में अथवा उनके अणु में, परमाणु अथवा अणु में धनावेश वितरण केंद्र एवं ऋणावेश वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं। तो देखो, किसी परमाणु का एक बिंदु पर धनावेश मान लें, दूसरे पर ऋणावेश मान लें, तो परमाणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया कि नहीं? पी वेक्टर उत्पन्न हो गया। तो प्रत्येक परमाणु एक द्विध्रुव बन जाता है उसका। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, धनावेश ऋणावेश इस परमाणु का केंद्र, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की हो, ऐसी हो गई। यूं इस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो गई, इस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो गई, ऐसी हो, थोड़ी सी इधर यूं। तो इस तरह से जब धनावेश ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं तो ऐसे परावैद्युत पदार्थों को तो ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। तो परिभाषा तो एक शब्द में याद हो गई होगी, क्या है? दोबारा फिर देखिए, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु अथवा अणु में धनावेश वितरण केंद्र एवं ऋणावेश वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जिनमें संपाती होंगे वो अध्रुवीय कहलाएंगे। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का उदाहरण है पानी, H2O या HCl। जैसे HCl को करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस, ये तुरंत इनके अलग अलग धनावेश और ऋणावेश वितरण केंद्र अलग अलग हो जाते हैं इस अणु में। तो ये कहलाता है आपका क्या? ध्रुवीय परावैद्युत। परावैद्युत तो है लेकिन कैसा है? ये ध्रुवीय है। अब ध्यान ये रखना है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु, ये अणु, प्रत्येक अणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, पी वेक्टर का मान है, परंतु पदार्थ का, पूरे पदार्थ का, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यानी सभी अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण को जोड़ेंगे तो वो पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। कैसे? जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब देखो, इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, इस अणु की वाले की इधर, इसकी इधर, इसमें देखें इसके अणु की दिशा इधर, तो इसने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, इसने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया, ठीक है ना। और ऐसे ही इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मान लीजिए इधर है, तो इसने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा? 0। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक ध्रुवीय पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। लेकिन जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यहां अगली लाइन लिखेंगे आप कि जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये द्विध्रुव आघूर्णों पर बलाघूर्ण लगता है, तो ये घूम घूम करके बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसके अंदर रखते हैं, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी अब 0 नहीं होगा। इन सभी की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये पी वेक्टर की दिशाएं हैं, तो सबकी दिशा इस दिशा में है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर का मान 0 नहीं होगा और पदार्थ क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा, अर्थात पदार्थ में विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और ये घटना ही परावैद्युत ध्रुवण कहलाती है। अब आप लीजिए दूसरा बिंदु, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। परिभाषा वही याद है आपको पहले से, क्या कहेंगे? वे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु अथवा अणु में धनावेश वितरण केंद्र एवं ऋणावेश वितरण केंद्र संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे CO2, H2, O2, N2 आदि जितने भी ये गैसेज हैं, अणु हैं,
सब कैसे हैं? अध्रुवीय परावैद्युत हैं। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है? हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि उनका अणु ध्रुवीय होता ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। पूरे पदार्थ का हमेशा शून्य होता है। कब शून्य नहीं होगा? परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो घटना तो परावैद्युत ध्रुवण कहलाएगी वो, यानी यही परिभाषा परावैद्युत ध्रुवण की होगी, और ये पदार्थ परावैद्युत हो गया। कैसे? डायग्राम के द्वारा समझे। जैसे हमने ये एक परावैद्युत पदार्थ लिया, ये इसके अणु हैं, और यहां हमने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और यही डायग्राम हमने यहां बनाया। यहां हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वही 6 अणु लिए इसके। देखो क्या स्थिति होगी, ये धनावेश ऋणावेश, ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर हो गई। तो ये तो इनकी तो फिक्स रहती है, कोई पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। ऋण धन, भाई धनावेश ऋणावेश द्विध्रुव आघूर्ण तो है ही नहीं। वितरण केंद्र एक ही है, यहां है, जैसे स्थित है, यहां स्थित है बीच में दोनों का। तो इसमें कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। पी वेक्टर का मान कैसा होगा? सबके केंद्र पर स्थित है ये। इनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र मध्य में यहाँ स्थित है। तो यहाँ पर पी वेक्टर बराबर क्या होगा? इनका 0, हमेशा ही 0 रहता है। उसमें तो 0 तो उसमें भी था ध्रुवीय पदार्थों के लिए, लेकिन वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे थे। इसमें ये नष्ट नहीं कर रहे हैं, इनका तो पदार्थ का ही द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ये, तो ये धनावेश यानी ये ऋणावेश का केंद्र, ये धनावेश का, ये अलग अलग होगा। यानी इनकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे हो गई, तो पदार्थ के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो ये आपके अध्रुवीय पदार्थ थे।